अब मैं कुछ वर्ड्स के नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको कैसे सोचते हो, आप लोग उस पर अपना व्यू दीजिए। एग्ज़ाम, डर, गर्लफ्रेंड, नहीं, स्टार्टअप, पैसा ही पैसा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोवाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनआईटी कॉलेज। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि जब भी स्टूडेंट 12th पास करता है और ग्रेजुएशन की तरफ वो आने का प्लान करता है तो बहुत सारी रिसर्च करता है, वो एनआईटी कॉलेज क्यों लेता है? बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मेरे हिसाब से, चूँकि आप सभी लोग एनआईटी के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको देख करके एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और क्या क्या चीज़ ऐसी है जो स्टूडेंट्स के लिए मतलब ज़रूरी ही है कि वो अगर वो एनआईटी में आता है तो उसको उस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। एनआईटी वैसे देखा जाए तो बहुत ही फेमस कॉलेज है, वन ऑफ द बिल्कुल फेमस कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, और स्पेशली इन गौतम बुद्ध नगर। एंड यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं। अब ये कॉलेज रिसेंटली 2-3 ईयर्स से ऑटोनॉमस जब से हुआ है, तो स्टूडेंट्स को एक रिलायबिलिटी फैक्टर आ गया कि चलो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा जो बोर्ड, जैसे कि सब स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ में 10th और 12th के बोर्ड्स दिए होंगे, एंड उस चीज़ में होते वो एग्ज़ाम्स ही है, बट हम इसलिए डरते हैं बिकॉज हमें पता रहता है कि इवैल्यूएशन वोंट बी हैपनिंग इन द स्कूल। वो बाहर से क्वेश्चन सेट होके आएगा, उसके अलग ही क्या पता चेकिंग होंगे, कौन चेक कर रहा होगा, कुछ नहीं पता। सो इट्स अ वेरी अननोन फैक्टर। अब ये चीज़ थोड़ा सा बच्चा जब फेस कर लेता है तो उसे पता रहता है, तो वो इस सिनेरियो से बचने के लिए माइट भी ऑटोनॉमस ज़्यादा प्रेफर करता है। अब ये कॉलेज जैसे कि प्लेसमेंट के फैक्टर से भी बहुत अच्छा है। इन केस ऑफ NIRF रैंकिंग ऑल्सो इट कम्स अबव 200 कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया। तो इसलिए बच्चे को लगता है कि अगर मेरी प्लेसमेंट अच्छी है, अगर इसकी NIRF रैंकिंग भी अच्छी है, स्टैंड अच्छा है कॉलेज का, एक ब्रांड भी है, तो और साथ में अगर ये ऑटोनॉमस भी है, सो इट्स लाइक अ स्वीट डिश फॉर मी। टॉप टायर में मैं क्या पता आ जाऊँ, तो इसलिए वो आता है। अब आने के बाद हर एक चीज़ की एक बून और बैन फैक्टर काम करती है। तो जैसे कि ये चीज़ें बून हो गई, उन्हें ये रिलायंस आने में लग गया कि चलो पेपर्स क्या पता इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे भी तो टीचर्स गाइड कर देंगे, सिस्टम अच्छा रहेगा। साथ में ट्रेनिंग्स भी चलती रहती है हम लोग की हर एक सेमेस्टर में। ये सब चीज़ें सोच के आ जाते बच्चे, बट बैन में ये हो गया कि अब जैसे कि ये ऑटोनॉमस बन गया तो इनके पास होल सिस्टम है कंट्रोल, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल इनके हिसाब से चलता रहेगा, जो कि क्या पता स्टूडेंट के क्राइटेरिया से या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना भी। मैं वो पॉइंट जानना चाहता हूँ। तो जैसे कि पॉइंट्स जैसे कि देख लीजिए, अब जैसे कि कभी कभी कुछ जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं, किसी के घर में कुछ किसी का डेथ हो गया है, या किसी की, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो खुद ही की ही सिस्टर के वेडिंग में गई है, एंड राइट नाउ फ्रॉम अपकमिंग मंडे हमारे सेशनल एग्ज़ाम्स है, तो वो डिटेन हो जाएगी। अब इसका वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज 85% क्राइटेरिया है तो है, इसका वो किसी को भी बोल नहीं सकती, ये बात है। अब फ़ाइन के भी इश्यूज़ रहते हैं, ट्रेनिंग्स जब चलते हैं, अगर आपने मिस कर दिया तो उसके पर डे फाइन्स रहते हैं, एंड दैट फाइन इज़ ह्यूज, लाइक 1000। तो ये चीज़ जैसे कि स्ट्रिक्ट होना भी सही है, जैसे बच्चे स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कि ईजी वे में ले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग इज़ हैपनिंग टू हेल्प अस ओनली, बट कभी कभी कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं, तो उसे उसके हिसाब से आई गेस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई बेसिकली कॉलेज को लेकर के, रैंकिंग को लेकर के, उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको लेकर के। मेरा अगला सवाल मैम आपसे है कि बेसिकली जब भी एक स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर एंट्री लेता है और उसमें उसका जो विज़न होता है कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करूँगा, जब वो कॉलेज के अंदर आता है तो वो जो एंजॉयमेंट वाली उसका थॉट प्रोसेस होता है कैसे बदलता है वो, और रियलिटी में क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, इस कॉलेज में इवेंट्स ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। साल में एक इवेंट हो जाएंगे हार्डली, वो भी आपके दिन के टाइम में, उसमें भी 100 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए कोई एडमिशन ले रहा है तो ये एकदम माइंडसेट बना के आए कि ये नहीं दूसरे कॉलेज का ओ इतने खास इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे वैसा वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सेलिब्रिटीज़ कुछ नहीं आ रहे हैं,
कोई टेड टॉक ये सब कुछ नहीं होगा। टेड टॉक हो भी सकता है, कभी कभार हो जाए, ये डिपेंड करता है कॉलेज वालों पे, लेकिन कोई ऐसा बड़ी इवेंट्स कुछ नहीं होंगी भी तो उसमें 10 जगह परमिशन होगा। कोई चाहे कि आके हम ऑर्गेनाइज करवाएं तो उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद ही वो अप्रूव करवा सके हायर लेवल से। अच्छा, इसके अलावा अटेंडेंस और बाकी चीज़ों को असाइनमेंट को लेकर के क्या इन्वायरमेंट होता है? अटेंडेंस 85% आपकी होनी ही चाहिए, ना हो तो फिर उसके लिए डिटेन रहेंगे। आप डिटेन होंगे तो जो सोच के आते हैं कि हमें इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट नहीं करिए, आपके इंटरनल्स पे अफेक्ट करेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, तो ये तो फैक्टर। बेसिकली जो मेरा पहला सवाल था कि स्टूडेंट्स कोई एनआईटी के अंदर अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है तो किन किन चीज़ों से बेसिकली उनको मेंटली प्रिपेयर होकर के आना है। तो कहीं ना कहीं आपको अटेंडेंस की जो क्राइटेरिया है 85%, जो इन लोगों से बातचीत करके मेरे को पता चली है, आपको अटेंडेंस प्रॉपर देना है, कोई भी रीज़न हो लेकिन आपको अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो फुलफ़िल करना ही करना है। अगर आप डिटेन होते हैं तो आपका जो है एक बेसिक सा अमाउंट लगता है। मैम वो नंबर बताएंगे कितना अमाउंट लगता है डिटेन होने के बाद? एज सच कोई ये नहीं है, हर साल ट्रेनिंग में होता है, ट्रेनिंग का पता है, ट्रेनिंग का पर डे ट्रेनिंग का जो अमाउंट लगता है वो भी पर डे का जो है 1000 रुपीज़ लगता है। थर्ड डे में 10,000, थर्ड ईयर में वो 10,000 भी हो जाए। थर्ड डे इफ यू आर लाइक जैसे 3 ट्रेनिंग में वो बेसिकली शुरू के 1 से 2 दिन आपका 1000 रुपया लगता है और तीसरे दिन के बाद वो 10,000 पर डे लगने लगता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ का। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप बिल्कुल एनआईटी में आएँ, चूँकि मैम ने बताया था कि जो उसकी NIRF रैंकिंग है वो भी टॉप 200 के अंदर है, तो शायद इसी वजह से मेरे को लगता है कि उसको अच्छी रैंकिंग भी मिली है। मैम आपने जैसा कि पहले अपने आंसर में बताया था ऑटोनॉमस, तो मैम सबसे पहले तो आपके जो दोस्त हैं वो ये बताएं कि ऑटोनॉमस का पहले मतलब क्या होता है, पहले मेरे व्यूअर्स को बता देंगे तो ज़्यादा मदद होगी समझने में। सो ऑटोनॉमस का बेसिकली मतलब है कि जितनी भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एनआईटी की अथॉरिटीज़ के पास है। हम लोग AKTU के रूल्स नहीं फॉलो करते, एफिलिएटेड हैं AKTU से, बट यहाँ के रूल्स रेगुलेशन एग्जामिनेशन के लिए और अटेंडेंस सब इनके अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा, NIT कॉलेज ऑटोनॉमस है, तो सारे जो एग्ज़ाम से लेकर के डिटेन करने से लेकर के सारी की सारी अथॉरिटी NIT कॉलेज के पास है। सारी चीज़ें NIT की इन कैंपस जो हायर अथॉरिटी टीम है वो डिसाइड करती है। तो ये तो काफ़ी अच्छी भी होगी, काफ़ी बुरी भी होगी। हाँ, ये अच्छी इन द सेंस कि हम लोग को अगर जैसे एग्ज़ाम में बैकलॉग लगता है तो वो कॉलेज के अंदर ही क्लियर हो जाता है। और हम कंपेयर करें नॉर्मल कॉलेजेस जो एफिलिएशन में काम करते हैं, उसके लिए आपको एक सेंटर पे जान के ही क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी यहीं पे कॉलेज के अंदर हो रहे हैं, बैकलॉग्स भी यहीं क्लियर हो रहे हैं, तो ये एक टाइप से बेनिफिट भी है बच्चों के लिए कि अगर ऑटोनॉमस है। सर आप मेरे को बताएं कि बेसिकली एक ऑटोनॉमस कॉलेज जो होता है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और जो ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं होते हैं, जो पुराने टाइप के कॉलेज होते हैं या जो पुरानी क्राइटेरिया वाले कॉलेज होते हैं, उसमें और इसमें क्या जो है समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या क्या एडवांटेज मिलता है और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है? NIT का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो सिलेबस होते हैं, जो हमें नोट्स मिलते हैं, जो PPTs मिलते हैं, वो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। और टीचर्स जो हैं यहाँ के वो नोट्स वगैरह बनवाते हैं क्लास में ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो। और मिनिमम नंबर ऑफ़ चैप्टर, ये नहीं होता है कि पेपर जो है बहुत मतलब हार्ड बन जाता है, मतलब मीडियम लेवल का पेपर भी बनता है एज़ कम्पेयर टू AKTU की। AKTU में हमें पता नहीं होता कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए, किस फॉर्मेट में हमें लिखना है। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स हमें बताते हैं कि आप अगर मतलब ये है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी देखा जाए तो AKTU के मुकाबले AKTU में भी पुराने कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी भी पढ़ाई जा रही हैं जिनका कोई आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं रह गई है अब। और ऑटोनॉमस में क्या है, वो ट्रेंड मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है, अब अच्छे डिज़ाइन में सिलेबस होती है, सारे मतलब अच्छे बेसिकली जो इंडस्ट्री में डिमांड में होती है, हाँ इंडस्ट्री के डिमांड में जो होती है वो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। यहाँ पे नए मतलब आइडियाज़ टीचर्स शेयर करते हैं ताकि आप उसमें मतलब स्टार्टअप वगैरह अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। कोलैबोरेशन होता है इन लोग का। डिफरेंस बेसिकली अगर मैं देखूं तो जो पुराना पैटर्न है और ऑटोनॉमस में, उसमें बेसिकली क्या आता है? उसमें डिफरेंस टेक्नोलॉजी का है।
बेसिकली क्या होता है कि वही है पुराना जो भी वहाँ पे क्या होता है कि वही एक सिलेबस सेम चले जा रहा है। जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में क्या थी कि AKTU में जो होता है वो C लैंग्वेज होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोनॉमस में पाइथन में पढ़ाते हैं, जिसमें बेसिक लेवल का पाइथन पढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस लेवल की पाइथन पढ़ाते हैं। लेकिन AKTU के पैटर्न में देखा जाए तो वो C लैंग्वेज ही अभी भी पढ़ा रहे हैं, कई साल से चली आ रही है। अगर CSE अगर मैं इसको साधारण भाषा में अपने व्यूअर्स को समझाऊँ तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड होती है, जो भी कॉरपोरेट्स में नीड होती है, उसको ऑटोनोमस कॉलेज जो है बेसिकली तुरंत एक्वायर करके और अपने सिलेबस में डाल करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। और बाकी जगह पे जो पुराना पैटर्न है उसको बदलते बदलते पता नहीं कितना साल लगेगा, अभी टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है उसको चेंज करने के लिए। जैसे अभी तक C लैंग्वेज अभी भी चली आ रही है, मानते हो मदर ऑफ द लैंग्वेज है, लेकिन जो नए ट्रेंड्स में चल रहे हैं उनको अपडेट नहीं कर पाती है AKTU। ठीक। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल जो CS ब्रांच है उसको लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अंदर और मार्केट के अंदर चारों तरफ CS का जो है हो हल्ला मचा हुआ है। इवन कोविड के बाद से जो CS ने पीक पकड़ा है वो अपने आप में अमेजिंग है। तो कॉलेजेस जितने सारे हैं वो सारे के सारे CS में अपनी सीट भी बढ़ा दिए। CS की क्राइटेरिया भी सबसे हाई होती है हर कॉलेज में, उसी तरह से NIT में भी होगी। तो जो बाकी के ब्रांचेज हैं जैसे EC हो गया, IT हो गया, उसके अलावा सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, NIT का जो ये ब्रांचेज हैं वो भी सेम इतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं या कुछ अलग होता है यार? बेसिकली अगर हम प्लेसमेंट में बैठने की बात प्लेसमेंट की टर्म में आप बता रही हैं। हाँ, तो उसमें सब बच्चे बैठते हैं, CSE, IT, कोर ब्रांचेस सब, जिसके भी मतलब CGPA पे भी बेस्ड होता है। तो अगर उससे 7.5 CGPA से जिसके भी ज़्यादा हैं वो सब बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ CSE, IT को ही पहला प्रेफरेंस दिया जाता है और बाकी ब्रांचेस को हटा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे बच्चे इक्वली बैठते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्राइटेरिया बेस्ड भी होता है, अगर आपके बोर्ड के परसेंटेज पे भी बेस्ड होता है। अगर आपके 85 एबव है तभी आपको CSE और IT मिलेगा, अदरवाइज़ आपको फिर ECA में जाना पड़ेगा और AIML भी उसमें भी जा सकते हैं, DSBS भी उसमें भी जा सकते हैं, अदर ब्रांच में भी जा सकते हैं, बट सब पे एक क्राइटेरिया है। आपने बड़ी अच्छी बात एक बताई कि जब भी आपका फाइनल प्लेसमेंट होता है तो सभी लोगों को एक जगह पे आना पड़ता है, कंपनी सेम होती है, कॉलेज सभी लोगों को बाद में ला करके एक जगह पे ही खड़ा कर देता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने अच्छे से अपना काम किया है तो आपका भी अच्छा खासा प्लेसमेंट लग सकता है। तो मेरे हिसाब से जो लोगों के दिमाग में ये इमेज बनी हुई है कि भाई CS है तभी अपना लाइफ सेट है, अदरवाइज तो किसी काम अदर ब्रांचेस भी बहुत अच्छे हैं, IoT भी बहुत अच्छा, और अभी AIML के जो बच्चे हैं उनकी भी अच्छी प्लेसमेंट मतलब प्री प्लेसमेंट लगी। बता पाएंगे किसी का जो पता है अप्रॉक्स कितना मैक्सिमम जा रहा है? Zscaler एक कंपनी था, उसके 12 लाख 14 लाख गए। लाइक रिसेंटली 1 मंथ अगो मैंने देखा था अपने ही कॉलेज के पोस्ट में कि ऐसे बहुत से बच्चे गए हैं। Zscaler एक कंपनी आई थी, 14-12 लाख के पैकेजेस में बच्चे प्लेस हुए हैं उधर भी। अदर CSE और IT, हाँ, AIML के वहाँ से भी गए हैं, CSE में भी गए हैं। बेसिकली यही रहता है कि हर एक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया पे बच्चा फिट हो रहा है तो फिर उन्हें इंटर्नशिप्स के लिए वो मतलब इंटर्नशिप हो या प्लेसमेंट हो उसके लिए वो फैकल्टी ईमेल डालती रहती है, प्लेसमेंट सेल से हम लोग को मेल्स आती है। अब एक ये भी है कि अगर एक बच्चा अगर किसी क्राइटेरिया में फिट हो गया, डिफरेंट राउंड्स रहते हैं, उसमें वो बच्चा पास भी हो गया तो उसके बाद उस स्टूडेंट के ऊपर डिसीजन रहता है कि अगर उसे इसी में जाना है। एंड अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया तो आपको एक सिस्टम पता चल जाता है कि अच्छा मैं इस तरीके से करूँगा तो लाइक इन फ्यूचर मुझे ऐसे करके इंटरव्यूज हैंडल करने मतलब बेसिकली जो बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है मार्केट में कि CS वो केवल एक हौवे के बराबर ही है। आपको बेसिकली अगर प्लेसमेंट लेना है आप कॉलेज में अपने मेहनत करिए। से भी बहुत हाँ, सारे ब्रांचेस को मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ में जो पॉइंट मैं बोल रही थी वो लाइक यही है कि अगर एक बच्चा क्रैक कर देता है सर्टेन प्लेसमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, हाँ कॉन्फिडेंस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और प्लेसमेंट्स के नहीं आएंगे, वो चाहे तो बैठ सकता है, पर हाँ बेस्ट डील में बेसिकली वो देखे कि कौन हाँ बेस्ट कोई डील एक है। में ही जा सकता है, ये भी एक है। नहीं, अच्छी पॉइंट आपने भी बताया। आपका क्या मानना है सर, आपका इस पूरे प्रोसेस पे क्या मानना है कि विदाउट जो CS वाली ब्रांच होती है वो कैसे अच्छा परफॉर्म करती है NIT के अंदर? जैसा कि सबने कहा वैसे ही मतलब अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिल रही है जी, बस इतना वो है कि जो कंपनी का क्राइटेरिया है उसमें फिट हो जाओ और जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब पास हो जाए तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट होना ही होना। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे ये है कि
कि NIT की जो एकेडमिक्स है वो कैसी है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल। बच्चों को प्रैक्टिकली कैसे तैयार किया जाता है कि वो प्लेसमेंट में जा करके अच्छा परफॉर्म करें। अकेडमिक्स ऑफ कोर्स अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे अगर कॉलेज लाइफ इतनी वो नहीं है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, तो पर उसका वो नहीं है, एकेडमिक्स भी उस लेवल पे मतलब अच्छे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है, ट्रेनिंग्स भी होती है हमारी हर सेमेस्टर में। और जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है DND, तो उसमें पूरा हमें अच्छे से प्रोजेक्ट बनवाया है और सब लैब हुई है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है थ्योरेटिकल के साथ साथ। मैम आपका क्या मानना है? जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारे में प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं। इधर देख के फिर से, जैसा कि मैंने बताया जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट्स हमें बनवाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट सीधे आपको फाइनल ईयर में बनवाया जाता है या फिर थर्ड ईयर में। मुझे भी इस बात पे बड़ा मेरा क्लियर व्यू है कि इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट को लेकर के लोग समझते हैं भाई खरीदो दे दो, फाइनल ईयर की बात होती है। अगर यहाँ पे हर ईयर में बनवाया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। या सेकेंड ईयर से ही आपको बनवाया। मैं सही करता हूँ। यहाँ पे अगर वो सेकेंड ईयर से चीज़ें बनवाई जा रही हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। और स्टूडेंट्स के अंदर ये इंजीनियरिंग का जो एक कहीं ना कहीं कीड़ा है कि भाई प्रैक्टिकल करके ही समझना होता है, इसी लोग इंजीनियरिंग चूज किए हैं, तो उसको एक स्पार्क भी मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारे हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बना लो कुछ भी, वो आपको हर अपने तरफ से रहता है कि हेल्प करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए। मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आपके जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं इंजीनियरिंग में, अगर वो आपको समझ रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है काफ़ी हद तक, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? बेसिकली बहुत बच्चे जो 12th पास करने के बाद होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन या लैंग्वेज प्रेफर बच्चे नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा 12th पास करने के बाद बहुत बच्चे मतलब लैंग्वेज उनको नहीं पता होती है, पाइथन, C++, जावा ये क्या होता है। तो यहाँ पे आके हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज। और दूसरी बात ये है कि हम अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ग्रुप वाइज हमारे पास मेंटोर डिसाइड होते हैं टॉपिक वाइज, तो हम उनके साथ अपना कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनके साथ हम बैठ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने प्रोजेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं विथ प्रेजेंटेशन एंड विथ प्रैक्टिकल। ये जो आपने ग्रुप वाली बात बताई, मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड जब आप इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं टीम के साथ काम करना है। लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर, तो जब डिफरेंट माइंड के साथ आप काम करते हो तो आपकी एक स्किल्स डेवलप होती है, जिसको आप लीडरशिप कह लो, ये कह लो, टीम में काम करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ दूसरी है, उसका पोटेंशियल कुछ तीसरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर अगर कॉलेज में मिल जाता है तो बच्चा एक कहीं ना कहीं अपने आप में पैकेज हो जाता है, एक अपने आप में छोटा धमाल हो जाता है। ठीक है सर, आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे? NIT में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मतलब ऐसा कहिए कि आप जब क्लासेस में थ्योरी की क्लासेस लेंगे तो वेल प्लान मतलब बहुत अच्छे से वो समझाते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो जो सब्जेक्ट की चीज़ें होती हैं वो क्लास में बताई जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम लैब कंप्यूटर्स पे जाके करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, कोड रन कराते हैं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत टीचर्स हेल्प करते हैं। और मतलब अगर हम मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम दिन भर में कितने भी बार टीचर्स के पास जाएँ वो हमें हर एक चीज़ बताते हैं, अच्छे डेटा सेट देते हैं, बताते हैं कि कहाँ से डेटा वगैरह डाउनलोड करना है। मतलब ये तो काफ़ी अच्छा है अगर आपका टीचर आपको समझ रहा है, और जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है अगर वो सही है तो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के कोई दिक्कत आने वाली है। मैम आपका क्या मानना है? मिनी प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं हम लोग को इवेंट सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट, और इंटर्नशिप्स होती है ऑड सेम में। तो अभी तक जैसे कि सेकेंड ईयर से जैसे कि इसने बताया कि स्टार्ट होता है ये, तो लाइक मेरी टीम पार्टनर हर समय यही रही है। हाँ, तो लाइक हम लोगों को ऐसा रहता है कि बहुत सारा इस बार जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि आप रियल लाइफ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उधर आप क्या इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो या सोल्यूशन मेक करना चाहते हो। ये एक बार अगर आपने टीम लाइक सिलेक्ट कर लिया, बना लिया, तो उसके बाद हमें मेंटर्स असाइन भी होते हैं, तो हमें वीकली वहाँ पे जाके उन्हें रिपोर्ट देना होता है कि सर ये क्या है, वो क्या है, इसमें हमने इतना जो कि मॉड्यूल अच्छी बना चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर आप क्योंकि वीकली फिर- दे रही हैं तो हाँ, अच्छी लाइक चीज़ है। डेडलाइन भी हम लोग को पता रहता है कि हाँ ये डेडलाइन है, इस हिसाब से हमें काम अलाइंड होती है, हमें वो काम करना होता है। फिर साथ में रियल लाइफ प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो हमारा जैसे कि इधर
कॉलेज में कल्चर भी है, अगर हम लोग का लाइक वो आइडिया अच्छा रहा तो वो उसमें चाहे तो हम वो कॉलेज इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं हाँ। उसके लिए। मैम आपका क्या मानना है, जो बता रही थी चूँकि आप इनकी टीममेट भी हैं, साथ में आप लोग काम भी करती हैं, तो उस पर तो बातें होंगी, जो साथ में आप काम कर रही हैं और जो कॉलेज का सपोर्ट है उन दोनों को आप, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, अब कम शब्दों में बताएं। सो बेसिकली हमारा कॉलेज हैकेथॉन्स वगैरह बहुत होती है, हम लोग SIH के लिए भी गए थे, तो कॉलेज साइड से फुल सपोर्ट रहता है, फुल मेंटरशिप रहती है। हम लोग का जिस भी डोमेन में प्रोजेक्ट है, हमें उस डोमेन के टीचर्स असाइन हो जाते हैं, फिर वो हमें हमारे प्रोजेक्ट में अगर कुछ भी लूप होल्स हैं, कुछ भी कमी है, तो वो उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज में मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल स्टार्टअप्स को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक अलग लेवल का बूम चल रहा है। सेम चीज़ स्टार्टअप्स को लेकर के, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर के NIT कैसे प्लान करता है और अपने बच्चों के साथ उस सारी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कराता है? NIT का एक्चुअली स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे E-सेल है, सारे जो उन बच्चों के लिए MBA वाले बच्चे भी हैं और इनफैक्ट CSE और अदर ब्रांच के बच्चे भी हैं जिनको भी स्टार्टअप में इंटरेस्ट है। सो बेसिकली मुझे इस चीज़ की नॉलेज तब मिली थी जब मेरा एक क्लब है, मैं क्लब की प्रेसिडेंट हूँ NIT में, तो हमारे क्लब ने एक मार्केटिंग बेस्ड इवेंट कराया था, तो मेरे को TBI साइड से कॉल आया था कि आप लोगों ने ये इवेंट कराया है कि आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करना चाह रहे थे ताकि हम फर्दर अगर किसी स्टार्टअप हमें खोलना है किसी भी फील्ड में तो हम उसे परस्यू कर सकें। सेम चीज़ मैम आप बताइए कि एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती है उसको लेकर के NIT का क्या एनवायरनमेंट होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब एक्टिविटीज़ एज सच तो कुछ लाइक होती नहीं है, बिकॉज फेस्ट इतना ज़्यादा हो जाती है। क्लब्स का भी जैसे कि ये सही बात है, देख लीजिए, सुन लीजिए कि इनकी बात है। लाइक क्लब्स का भी जैसे कि इसने बताया, ये प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम दोनों का लाइक ये था, इसका जो आइडिया था मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था, तो हमने एक बार अपने डिप्यूटी HOD को बताया था, तो मैम ने बोला कि फिर एक काम करो, फिर लाइक हम लोग का ब्रांच भी CSER रीजनल, वो न्यू ब्रांच है इस कॉलेज में, तो उन्होंने बोला कि एक ब्रांच को एक्सपोजर मिलना चाहिए जो जूनियर्स है, और हम लाइक ब्रांच के फर्स्ट ब्रांच है हम लोग का, फर्स्ट बैच हुआ हाँ बैच है। तो फिर मैम ने बोला कि अगर सीनियर्स के पास ऐसा आइडिया है और अगर तुम लोग एक क्लब लाइक एक होता है ना फॉर्म कर रहे हो एक, तो फिर बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा इस ब्रांच के भी बच्चों को, तो फिर इस वजह से हमने डिस्कस किया था, फिर इवेंट्स भी सक्सेसफुली हुए कुछ, तो उसी इवेंट के दौरान हमें कॉल भी आया था मोटा मोटी स्टार्टअप्स को लेकर के काफ़ी अच्छा खासा हाँ, तो इन्वायरमेंट फिर है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर के कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हाँ, ना के बस बराबर। खुद से पुश करना पड़ता है। ये जैसे कि इसने खुद को पूरा एक्सपेंडिचर उठाया था, ये सब है थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि कहीं बच्चे बंक में ना चले जाए, मतलब थोड़ा सा लीनियंट ना नहीं, हो देखिए जाए। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, हाँ, यही क्योंकि है। स्टार्टअप्स में जो सक्सेस रेशियो होता है वो कम होता है, तो कॉलेज की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैम आपने बताया था कि आप किसी क्लब की जो है आप प्रेसिडेंट हैं और आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आप लोगों ने खुद का भी अपना एक स्टार्टअप इनिशिएट किया था और उस पर आप लोगों ने काम भी किया। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब भी आप स्टार्टअप्स पे काम करती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो स्टार्टअप पे लग जाता होगा, तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स आपसे मिस होती होगी, मे भी कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो कॉलेज है वो इसमें आपको कैसे सपोर्ट करता है? क्या वो एकेडमिक के लिए आपके ऊपर दबाव देता है कि नहीं वो छोड़ो, कहाँ जा रहे हो, आओ पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं या नहीं? तो बेसिकली जब हम लोग का स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन था तो हम लोग की क्लैश हो रहा था डेट एग्ज़ाम, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के साथ, तो कॉलेज ने हम लोग का डेट आगे पोस्टपोन किया था ताकि हम SIH ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि एक कॉलेज आप ही 2 लोगों का किया था। हम लोग की टीम थी 5-6 अच्छा ठीक है, मतलब आपकी पूरी की पूरी टीम की एग्ज़ाम ही उसने रिशेड्यूल करा दिया। ये किसी भी और कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। मैं अभी तक जो वीडियोस बनाया हूँ, जो मेरा अपना रिसर्च है, उसमें तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है जो भी स्टूडेंट स्टार्टअप्स के बारे में सोचता है और स्टार्टअप के बारे में काम करता है। मैम आपने SIH के बारे में बात किया, तो SIH तो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें जाने से तो कॉलेज का भी बहुत सारा नाम होगा, कॉलेज का अपना एक फीवर भी दिखा होगा। अगर स्टूडेंट अपना स्टार्टअप करता है, अपने रेवेन्यू जनरेशन फेज में होता है, उस टाइम पे उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको अपने कंपनी को लेकर के सारा काम खुद करना पड़ता है। तो क्या कॉलेज उस टाइम पे उसको वही सेम जो आपने मदद और जो आपने बताया था कि सपोर्ट मिलता है, ठीक वही सपोर्ट होता है, तब तरीका बदल जाता है? ये मतलब
सिनेरियो डिपेंड करता है हर एक सिनेरियोज पे। लाइक ऐसे बहुत से सीनियर्स है, इवन जूनियर्स भी है, जिन्हें स्टार्टअप कल्चर में मिला है, फंडिंग मिली है। उनका मेन मोटो यही रहता है कि जितना एक्सपोजर कॉलेज का हो सके, चाहे वो हैकाथॉन से हो या स्टार्टअप कल्चर से ही हो। अब स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स में वो मेन पॉइंट ये देखते हैं कि 3 मंथ्स तक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर वो आइडिया बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूटेबल बहुत USP है, फिर साथ में अगर वो 3 मंथ्स से बूंद में जा रही है, तो फिर कॉलेज हेजिटेट नहीं करता, ईजिली फंड कर देता है और NOC भी ईजिली मिल जाता है, अटेंडेंस का भी ज़्यादा। बेसिकली अगर आप करने वाले हो, आप पे रिस्क लिया जा सकता है, देन कॉलेज आपको NOC दे देता है। और अगर आप केवल गोल गोल बातें घुमा रहे हो, हवाबाजी कर रहे हो, तो आपको चीज़ें नहीं होती। NIT कॉलेज आप लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छा बच्चों को एजुकेट भी कर रहा है, ट्रेनिंग में भी काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट भी करता है, और जो प्रॉपर ट्रेनिंग की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है उसके लिए रिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी है। आप मुझे ये बताइए कि अगर इतनी मेहनत हो रही है तो प्लेसमेंट की जो चीज़ें हैं, तो प्लेसमेंट कैसा है NIT का, एवरेज प्लेसमेंट क्या है और मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट के मामले में तो बहुत अच्छा है NIT, और मोर देन 95% बच्चे प्लेस्ड होते ही हैं यहाँ पे। और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 6-7 लाख 7 लाख तक एवरेज जाता है, हर बच्चे 7 लाख 6.5 लाख में प्लेस होती है। और हाईएस्ट अभी रिसेंट में ही एक दीदी है, उनका माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है और 51 लाख में उनका हुआ है। 51 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है उनका। कौन से कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियाँ कॉलेज के अंदर आती हैं? नहीं, वो ऑफ कैंपस था उनका। अच्छा, बेसिकली सपोर्ट सिस्टम जो है कॉलेज का होता है। हाँ, सपोर्ट सिस्टम होता है कॉलेज का। और उन्होंने इंटर्नशिप भी कर रखी थी 3rd ईयर टाइम में अपने, तो वो हम लोग को ओरिएंटेशन में भी बताई थी कि मैंने कैसे कैसे इंटर्नशिप करी, कितना कॉलेज मुझे उसमें, क्योंकि इंटर्नशिप वो एट ऑफिस जा करके उन्होंने किया था, तो उसके बाद फिर वो वहीं पर ही प्लेस्ड हो गई। अच्छा उनका बेसिकली जो मैक्सिमम प्लेसमेंट है वो 51 लाख रुपए का है, जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 7 से 6.5 से 7 लाख के बीच में। ठीक मैम, जो भी ये हमारा जो वीडियो है NIT में एडमिशन लेने वाला बच्चा देख रहा हो, वो एक्सपेक्ट करता है कि कॉलेज लाइफ उसकी कैसी होगी, तो आप सभी लोगों की कॉलेज लाइफ कैसी थी, एक लाइन में आंसर करिए फटाफट। कॉलेज लाइफ कॉलेज जैसी थी, स्कूल से भी ज़्यादा स्कूल वाला लाइक फील देता बेसिकली है। आपके हिसाब से स्कूल वाले थे नहीं? तो बेसिकली कॉलेज लाइफ जैसे फन एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं है। अगर आप बहुत स्टूडियस हो तो आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली जैसे मूवी में दिखाया जाता था वैसा नहीं? वैसा नहीं है। कोई नहीं, आगे। अटेंडेंस में ही फंसे रह जाएंगे, 85% अटेंडेंस ही पूरी करते रह जाएंगे यहाँ पे। स्कूल जैसे स्कूल था वैसे ही कॉलेज भाई का लग रहा है कि दर्द कुछ ज़्यादा ही है। करंट ठीक है नहीं आता वैसा। जी, आपका क्या है? कॉलेज लाइफ कुछ खास नहीं है, और हमारे टाइम जब फर्स्ट ईयर में था तो फ्रेशर फीलिंग हुआ। क्या हो गया भाई? फ्रेशर्स नहीं मिलती इस रीज़न ये था कि कॉलेज में। बारिश होगी उस दिन। अच्छा अच्छा, पर हुई नहीं। ओके ओके। बारिश की वजह आपका क्या हिसाब है? मेरे लिए तो कॉलेज लाइफ अच्छी थी क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स बने। कॉलेज लाइफ आपके दोस्तों से डिपेंड करता है ना कि कैसे, तो अच्छा सर्कल मिला तो अच्छी थी मेरी कॉलेज। बेसिकली जो आने वाले हैं अगर वो उनके फ्रेंड्स बढ़िया बन गए, कॉलेज लाइफ मस्त है, नहीं बने तो फिर एक तरह से बेकार हो जाती है। मैम आपका? यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स भी साइड बाय साइड हो रहे हैं और क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो जिनको छोड़ के इवेंट्स, क्लासेस अपनी छोड़ के इवेंट्स अटेंड करना है तो कर ले, बट उसमें थोड़ी सी अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोग अभी अटेंड कर रही हैं। हाँ, तो हमें अभी अटेंडेंस की प्रॉब्लम होगी, हमारी अटेंडेंस चली जाएगी 2 क्लास। कोई नहीं कोई नहीं। जब भी इंजीनियरिंग की बात होती है तो उसमें जो हॉस्टल की लाइफ होती है इंजीनियर्स की, बेसिकली वो बड़ी शानदार होती है। तो आप लोगों का क्या मानना है, जब भी हॉस्टल लाइफ आप लोग सुनते हो, आप लोगों को क्या चीज़ रियलाइज़ होता है कि यार हम लोग हॉस्टल में ये करते हैं, या ऐसा होता है यहाँ के हॉस्टल्स में, जो चीज़ें कॉमन हो आप बताइए। फॉर गर्ल्स मतलब थोड़ा NIT के हॉस्टल मतलब इन कैंपस जो हॉस्टल है, फॉर एग्जांपल हमें पास साइन करा के फिर बाहर जाना पड़ता है, और 6 PM के अंदर हमें अंदर आना पड़ता है। हमको यहाँ पे हॉस्टल में बंक करके, हॉस्टल को बंक करके ओवरनाइट बाहर नहीं रह सकते हैं। क्या मतलब डेली अटेंडेंस होता है, डिनर के बाद डेली अटेंडेंस होता है हमारे, मतलब वार्डन मैम आती हैं कमरे में, मतलब नेम वाइज मैम अटेंडेंस लेती हैं, और नॉर्मली हमें ब्रेकफास्ट, लंच, मील्स ये सब तो वो तो बढ़िया चीज़ है ना, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, as a girls मैं मस्ती के काफी- टर्म में पूछ रहा हूँ। बेसिकली वो जो रील्स देखते हैं, क्योंकि हाँ, आजकल डिजिटल जमाना है, बर्थडे में वो जो चीज़ें होती है, शायद ये भाई साहब बढ़िया हाँ, बताएंगे। बॉयज़ के लिए तो काफ़ी वो है, बट हमारे
हमारे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है 9 बजे के बाद। हम कुछ भी ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकते, ऑर्डर भी नहीं कर सकते, हमें जो करना है 9 बजे के पहले करना है। अच्छा, तो मतलब ओके सा हॉस्टल लाइफ होने वाला फॉर है गर्ल्स ओके क्या एज पॉइंट, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी मतलब गर्ल्स के लिए ठीक है, बट थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। कभी कभी अगर पेरेंट्स भी किसी चीज़ के लिए अलाउ कर देते हैं तो हॉस्टल से मतलब हमें हॉस्टल की वार्डन नहीं अलाउ करती, नहीं जा सकते हैं। ओके ये हमारे मतलब वार्डन मैम का कहना ये होता है कि हम अलाउ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर भी हायर अथॉरिटीज़ है तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी बच्चों को अलाउ करने की। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको जाना था तो वो नहीं जा पाई क्योंकि हॉस्टल की है, तो उसको बाहर के इवेंट में जाना था तो वो नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, बट ठीक है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो ठीक है ना। आप बताइए सर, लड़कों का तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बर्थडे पार्टी में वो बेल्ट वो सारी चीज़ें क्या वो सही में होती हैं? हाँ, ये आपने जो जैसा बोला कि बर्थडे वगैरह में बेल्ट से मारते हैं, तो वो कुछ ग्रुप्स में होता है, कुछ ऐसे कौन से ग्रुप्स ग्रुप होते में हैं। मैं ऐसे ग्रुप में, मैं 2 ग्रुप में हूँ। मेरा 2 रूम में बर्थडे बनता था। एक में ऐसे थे कि वहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल दिए, शाबाशी दे दिए कि हाँ, उसके बाद एक रूम में जाता था, हाँ एक रूम में जाता था तो बेल्ट चप्पल से लड़के खड़े रहते थे सामने, और जैसे घुसता था रजाई डाल करके और बेल्ट गिरती थी। लेकिन ये है कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, पता चलता है। कभी कभी तो रात में 2 बजे कोई लड़के हैं आते हैं, दरवाजे में पैर मार के भाग जाते हैं, फिर रात में 2 बजे नींद खुल जाती है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, बच्चे जगते भी हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई का माहौल रहता है हॉस्टल लाइफ में। और मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कम से कम बच्चों को हॉस्टल में रहना ही चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम पे आप कॉलेज पहुँच सकते हैं क्योंकि कॉलेज में ही हॉस्टल होता है। तो ये तो बात होगी मस्ती की। आप मेरे को ये बताइए कि जब भी कोई स्टूडेंट्स आता है कॉलेज का हॉस्टल अगर फुलफिल हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई सस्ता हॉस्टल कौन सा है, जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है वहाँ पे तो खूब रिसर्च करते हैं, लेकिन जब जहाँ पे उनको कॉलेज से भी ज़्यादा समय देना है या रहना है उसके बारे में वो रिसर्च नहीं करते हैं, सस्ता हॉस्टल देख करके ले लेते हैं। कुछ ही टाइम बाद आपने भी देखा होगा कि भाई हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब होगी क्योंकि खाना सही है नहीं, हाइजीन सही है नहीं। तो आपका क्या मानना है, किस तरह की चीज़ें होना चाहिए हॉस्टल को सिलेक्ट करते टाइम? क्योंकि आप सीनियर भी हैं तो अपने जूनियर्स को बताइए। जी, हॉस्टल सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि मतलब कितना दूर है कॉलेज से, दूरी देखनी चाहिए। प्लस वहाँ पर एक बार आप जाइए, रूम देखिए, वहाँ के और भी बच्चों से बात करिए कि वहाँ खाना कैसा मिलता है, टाइम पे प्रॉपर चीज़ें हैं कि नहीं, लाइट रहती है, वॉशिंग मशीन, क्योंकि हाइजीन सबसे बड़ी चीज़ है। बेसिकली आपका एक चेक पॉइंट तैयार होना चाहिए। चेक पॉइंट होना चाहिए, तो उसमें मतलब चीज़ें होती हैं और वहाँ के कैब प्रोवाइड होती है कि नहीं हॉस्टल में, वरना बच्चे को आने जाने में दिक्कत होती है। और गर्मियों के लिए AC वगैरह या कूलर वगैरह अच्छे उसमें होना चाहिए, वरना आदमी गर्मी से भी जो है थोड़ा बीमार हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो खाना सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर खाना अच्छा रहेगा तो फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, उसमें पेरेंट्स का एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स का काम होता है कि उसको बेस्ट एकोमोडेटिव प्लेस प्रोवाइड कराएं, बेस्ट हॉस्टल प्रोवाइड कराएं। स्टूडेंट्स तो पढ़ने आया है, अब उसकी लाइफ की शुरुआत हो रही है, ग्रेजुएशन में एंटर कर रहा है। ठीक, मैं अपने अब इस वीडियो को सबसे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। तो जब भी आप लोग अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को देखते हैं, किस मूवी से आप लोग उसको रिलेट करते हैं? सबसे ज़्यादा फेमस आएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 इडियट्स ही होगा। 3 इडियट्स विथ रीडियर। ओके, आपका सर? सुपर 30। सुपर 30, बहुत बढ़िया। 3 इडियट्स आपका अच्छा, सबका 3 इडियट है। चलिए कोई नहीं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको कॉलेज के अंदर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? प्रोजेक्ट स्टाइल थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। बढ़िया। मैनेजमेंट थोड़ा बच्चों को समझते नहीं है। अटेंडेंस सबसे बड़ा क्राइटेरिया। अपने ब्लॉक की लिस्ट काफ़ी खराब है। कॉलेज के आवर्स 9 to 5 बहुत है। अच्छा, कितना कर देंगे फिर? 9 to 3, 9 to 5। अच्छा ठीक, असाइनमेंट्स, हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर असाइनमेंट्स होते हैं। ख़त्म कर देंगी सब? हाँ, मतलब नहीं, कम कर दे थोड़ा, मतलब कितना? 5 असाइनमेंट। 5 मतलब इतने 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 असाइनमेंट होते हैं, तो उसको 1-2 कर दे। ठीक। अच्छा, अब मैं कुछ वर्ड्स के नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको कैसे सोचते हो, आप लोग उस पर अपना व्यूज़ दीजिए। इंजीनियरिंग, इनोवेशन, NIT, टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। एग्जाम, डर, प्रेशर, बैक, ना ये तो ये अच्छी प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटी, हॉस्टल, हैप्पी मेमोरी,
गर्लफ्रेंड। अरे girlfriend है ही नहीं तो क्या ही देखेंगे। CS CS अच्छी ब्रांच। असाइनमेंट। ज़्यादा ना मिले तो सही है। स्टार्टअप। बैक बेंचर। पढ़ाकू। अरे नहीं बनना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।